क्या आप जानते हो कि एक हेल्दी बी कॉलोनी अचानक खत्म भी हो सकती है? और उसका कारण क्या है? कारण है बीमारियां, पैरासाइट या फिर दुश्मन इंसेक्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम इनको बचा सकते हैं? हाँ, आज का लेक्चर हर बी कीपर और स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एपिकल चेस सीरीज। और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, डिजीजेज एंड एनिमीज ऑफ हनीबीज। इस लेक्चर में हम समझेंगे बी डिजीजेज, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोन डिजीज, और हनी बीज के नेचुरल एनिमीज के बारे में, और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर होगा बी इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बीज। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि हनी बीज हाईली ऑर्गेनाइज सोशल इंसेक्ट है, पर हनी बीज भी कुछ थ्रेट्स फेस करती हैं, जैसे कि कुछ एनिमीज होते हैं इनके, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ डिजीजेज होते हैं जो इनकी कॉलोनी को बहुत खतरा महसूस करवाते हैं। तो ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, लेकिन ये भी इंसान की तरह जो है वो बीमारियों का या फिर पैरासाइट्स का या फिर एनिमीज का शिकार होते हैं। तो जो कि इनकी पॉलिनेशन एफिशिएंसी और हनी प्रोटेक्शन जैसी सर्विसेज को इम्पैक्ट करता है। इनकी प्रोडक्टिविटी और सर्वाइवल की बात की जाए तो हनीबीज कॉलोनी जो है वो उनको थ्रेट करने वाली जो बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन और दूसरे प्रेडेटरी है जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। तो उनमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनमें बर्ड्स भी हो सकते हैं, उनमें मैमल्स भी हो सकते हैं, और इवन उनमें पैरासिटिक माइट्स भी होते हैं। तो कॉलोनी के अंदर जो है वो बीमारियों से बचे रहने के लिए हाइजीन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि कॉलोनी जो है वो इन्फेक्ट हो रही है, कोई पैरासाइट या जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया, वायरस या कोई प्रोटोजोन जो है वो इन्फेस्ट कर रहा है, तो उसको हम अर्ली डिटेक्शन करके बचा सकते हैं कॉलोनीज़ को। प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है बीमारियों से निपटने के लिए। अब हम बी डिजीज़ की बात करते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हनी बीज जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ भी होते हैं, उनमें वायरल भी होते हैं, फंगल और प्रोटोजोन डिजीज़ भी होते हैं। तो इन सभी को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करते हैं, तो उनमें अमेरिकन फाउल ब्रूड डिसीज़ आ जाता है और यूरोपियन फाउल ब्रूड डिसीज़ आ जाता है। तो जो अमेरिकन फाउल ब्रूड डिसीज़ है, वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, काफ़ी हार्मफुल है, जो हनी बीज की कॉलोनी को इन्फेस्ट करता है। और इसको जो है वो पेनिबैसिलस बैक्टीरिया कॉज करता होता है, और ये लार्वल स्टेजेस को अफेक्ट करता है हनी बीज की। तो लार्वल स्टेज में ही हनी बीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाती हैं इस डिसीज़ से। जो इन्फेक्टेड लार्वे हैं, वो जो अभी कैप्ड सेल होते हैं उनके अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे कैसी अपीयरेंस हो जाती है कि ब्राउन और स्टिकी बन जाते हैं वो, और उससे काफ़ी फाउल स्मेल आने लगती है, गंदी स्मेल आती है हाइव से। इससे क्या होता है, जो ब्रूड सेल्स हैं वो हमें मतलब संकन और परफोरेटेड दिखाई देंगे, मतलब अनयूजुअल से सेल्स हमें दिखाई देंगे, जो कि बीमारी का, अमेरिकन फॉल ब्रूड डिसीज बीमारी का सिम्टम है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं कि एक लार्वा जो है वो काफ़ी मतलब एक अनयूजुअल सी लुक है उसकी, मतलब अनहाइजीनिक सा लग रहा है। तो ये अमेरिकन फॉल ब्रूड डिसीज है। अब हम बात करते हैं उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स की। तो प्रिवेंशन में जनरली जो है वो जो इन्फेक्टेड कॉलोनी है उसको डिस्ट्रॉय करना ही सबसे अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि एक बार अगर उसमें इन्फेक्शन आ गया बैक्टीरिया का, तो वो और बाकी की कॉलोनीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए उसको जल्दी से मतलब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, या फिर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करो। तो जो भी एक्सपर्ट है उनसे ओपिनियन लेके कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक्स जो कि हनी बीज को दी जा सकती हो, वो दे देनी चाहिए। और जो हाइजीन है एपियरी की, वो मेंटेन रखनी चाहिए। और जो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, उनको यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। और जो ओल्ड कॉम्स हैं उनको रेगुलरली जो है वो रिप्लेस करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन का छोटा मोटा स्कोप है तो वो भी ना रहे। अब हम नेक्स्ट डिसीज़ की बात करते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़, जिसको यूरोपियन फॉल ब्रूड डिसीज़ कहते हैं, या इसको EFB भी कह देते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता होता है। तो इसको कौन करता है कॉज? इसको मेलिसोकोकस प्लूटोनियस बैक्टीरिया कॉज करता है। और ये भी यंग लार्वे को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो सेल्स हैं वो मतलब सीलिंग से पहले ही उनको ख़राब कर देता है। जो इन्फेक्टेड लार्वे हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और जो सेल्स हैं मतलब उनके अंदर ही उनकी ट्विस्टिंग हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं वो, और उनका कलर चेंज हो जाता है, तो येलो टू ब्राउन कलर बन जाता है उनका। अगर ब्रूड का पैटर्न देखें तो इरेगुलर वीक कॉलोनी हो जाती है, और फिर बाद में कोलैप्स हो जाता है, और कॉलोनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो मतलब इन्फेक्शन जब स्प्रेड हो गया, तो फिर कॉलोनी धीरे धीरे जो अगली बनने वाली ब्रूड है वो प्रॉपरली तैयार नहीं हो पाएगी, और कॉलोनी कोलैप्स हो जाएगी। EFB का कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो जैसे पिछले बारे में हमने बात करी कि स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होनी चाहिए और उसमें हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए। और अगर कोई इन्फेक्टेड फ्रेम या पूरी कॉलोनी है तो उसको रिमूव कर दो, बंद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए अगर ज़रूरी है, वो भी एक्सपर्ट के ओपिनियन से।
और कॉलोनी की न्यूट्रिशन और वेंटिलेशन प्रॉपर रखो ताकि इन्फेक्शन की स्कोप बहुत कम रहे या ना के बराबर रहे। अब हम अगली बात करते हैं वायरल डिजीजेज की। और वायरल डिजीज क्या होंगे? सैक ब्रूट डिसीज मेन है उसमें। इसको कौन करता है? वायरस करता है, और वो लार्वल स्टेज में इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लार्वल स्टेज में कर रहे हैं और वायरल भी। तो हनीबीज जो है उनके लार्वे जो है वो प्यूपेट नहीं हो पाती, मतलब वो प्यूपा स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, और वो सैक बन जाते हैं, फूल जाते हैं या फ्लफी बन जाते हैं, उनमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। तो ब्रूड सेल्स के अंदर ही वो फ्लफी हो जाते हैं। अब जो लार्वा है वो इलोंगेट हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, और उसका हेड रीजन जो है वो डार्कन हो जाएगा। तो इससे क्या है, इवेंचुअली लार्वा ड्राइज और फिर वो स्केल की तरह सूख जाते हैं। तो सैक ब्रूट डिसीज जो है दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं कि जो सैक ब्रूट लार्वा जो है वो धीरे धीरे वो सूख रहा है, और यहाँ पे हम उसके एक हेड रीजन में देख रहे हैं कि वो डार्कन हो रहा है और येलो ब्राउन कलर उसका बन रहा है। अब कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो जो भी कॉलोनी इन्फेक्टेड है वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। जितने भी डिजीजेज हैं, मतलब ये मेन पॉइंट है कि जो भी इन्फेक्टेड कॉलोनी है वी हैव टू डिस्ट्रॉय दैट। हमें रिमूव करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने उसको थोड़ा बहुत उसकी ब्रशिंग करी, उसको साफ करा और फिर उसको यूज़ कर लिया, तो उसमें इन्फेक्शन रह सकता है और वो बाकी की कॉलोनीज को भी खराब कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग कॉलोनी मेंटेन रखनी चाहिए, मतलब जो हेल्दी कॉलोनी है उसको रखना चाहिए प्रॉपरली, और जो वीक कॉलोनी है वो नहीं हमें पालनी चाहिए। रिप्लेस इन्फेक्टेड क्वीन। अगर क्वीन जो है वो इन्फेक्टेड है तो उसको हटा देना चाहिए, दूसरे वाली क्वीन इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। और हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए एपियरी की, ताकि बीमारियां फैल ना सकें। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की, फंगल डिजीजेस की। तो उसमें चॉक ब्रूट का नाम आता है। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है ये फंगस डिजीज़। इसको एसोस्फेरा एपिस नाम का फंगस कॉज करता है। अब इसमें क्या है कि लार्वा जो है जब उसको इन्फेक्शन होता है फंगस का, उसके स्पोर्स उसमें इंजेस्ट करते हैं फूड के थ्रू, तो वो फिर चौक की तरह हो जाता है, मम्मी बन जाता है। ममीज़ आपने देखा होगा कि जो ममीज़ होते हैं वो अकड़ जाते हैं, तो वैसे ही ये चौक की तरह जो है वो बन जाएगा, और मम्मी की अपीयरेंस मतलब वो हो जाएगी, वैसा वैसा बन जाएगा। तो वाइट और ग्रे कलर हो जाएगा इसकी बॉडी का। तो ये कंडीशन जो है काफ़ी हार्मफुल है, और पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है जब फंगस के स्पोर जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं कि हमें चौक की तरह कुछ दिख रहा है। तो ये यहाँ पे हमें चौक की तरह दिख रहा है कुछ, ये ऐसे करके। तो जो स्पोर्स हैं वो इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, एसोस्फेरा। कॉमन जो कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो वेंटिलेशन इंप्रूव करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे थोड़ी ड्राई कंडीशन रहनी चाहिए और ह्यूमिडिटी ना हो। तो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी मेंटेन रखनी है, और जो रिप्लेस करनी है हमने जो कंटेमिनेटेड फॉर्म है, और एक्सेसिव मॉइस्चर जो है वो कॉलोनी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर होगी तो फंगस वहाँ पे ग्रो करेगा ही करेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीजेज की। प्रोटोजोन डिजीजेज में नोसीमा का नाम सबसे पहले आता है। और नोसीमा जो है एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, और नोसीमा एपिस मेनली इसको कॉज करता है, या फिर नोसीमा सिरेने। सो इट इन्फेक्ट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एडल्ट हनीबीज। तो ये मतलब समझ लो कि हनीबीज को लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये डिजीज़ जो है वो डाइसेंट्री कॉज कर देता है, और वीकनेस हो जाती है, उससे लाइफ स्पैन कम हो जाता है, पुअर कॉलोनी डेवलपमेंट होती है। और जो इन्फेक्टेड हनीबीज हैं वो धीरे धीरे क्रॉल करके हाइव एंट्रेंस पर जाती है, और उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं कि कितना गंदा सा लग रहा है। तो यहाँ पे इनका जो ब्रूड है, उसके जो मतलब जो स्टूल है या जो उनका एक्सक्रीटा है वो सारा बाहर बिखरा हुआ है, और वो इन्फेक्शन बहुत फास्ट जो है वो स्प्रेड करता है। इसके कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो कॉलोनी को ड्राई रखना और क्लीन रखना सबसे पहली बात है। और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो जो इन्फेक्टेड कॉलोनी है या जो क्वीन्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, और एडिक्वेट इनको फूड सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जब भी ज़रूरत पड़े तो इनको दवाई देनी है, वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन से। फिर हम बात करते हैं एनिमीज़ की। अब तक हमने डिजीज़ के बारे में बात करी, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, फंगल डिसीज़ एंड प्रोटोजोन डिसीज़। तो अब हम बात करते हैं एनिमीज़ की। तो एनिमीज़ हनीबीज़ के बड़े सारे हो सकते हैं, जैसे एडल्ट बीज को या फिर उनकी ब्रूड को खा सकते हैं, हनी को खा चुरा सकते हैं, वैक्स को खा सकते हैं। तो ये बड़े सारे जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हनीबीज़ के एनिमीज़ हैं, जैसे कि वैक्स मॉथ, वॉस्प और हॉर्नेट्स, एंड्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, माइट्स हो गए, और बियर और रोडेंट्स हो गए। तो ये हनीबीज़ की कॉलोनी में डाका डालते हैं, उनको मार भी देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को चुरा भी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्स मॉथ की। और वैक्स मॉथ जो है इसको ग्रेटर वैक्स मॉथ के नाम से भी जाना जाता है। अब और लेसर वैक्स मॉथ, तो एक्रोइया ग्रिसेला ये लेसर वैक्स मॉथ है, और गैलरिया मेलोनेला ये ग्रेटर वैक्स मॉथ है। ये बहुत ही सीरियस पेस्ट हैं हनीबीज के। अब ये इसका जो लार्वा है वो किसके ऊपर फीड करता है? वैक्स के ऊपर, पोलन के ऊपर और कॉम्ब के ऊपर, और उसके अंदर टनल्स बना देता है जो कॉम्ब के अंदर होता है, और फिर उसकी इन्फेस्टेशन होती है, और कॉलोनी जो उसकी कॉम्ब है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
एक तो ये वैक्स मॉथ अपने आप यहाँ हमें दिखाई दे रही है बैठी हुई, ये एडल्ट है। एडल्ट एग ले करेगी और कॉलोनी के अंदर जाले ही जाले बना देगी, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ हम ये भी देख पा रहे हैं कि इसके जो लार्वे हैं वो यहाँ पे क्रॉल करते हैं, टनल्स बनाते हैं और बाद में इसी के अंदर फीड करके इसको नुकसान पहुँचाते हैं। कंट्रोल मेजर क्या रहता है कि स्ट्रॉन्ग कॉलोनी मेंटेन रखे हो ताकि उसके अंदर वैक्स मॉथ जो है वो इन्फेस्ट ना कर पाए, एंटर ना कर पाए। और जो अनयूज्ड कॉम्स हैं, पुरानी कॉम्स हैं, उनको ना यूज़ करें क्योंकि उनके अंदर वैक्स मॉथ के एग्स हो सकते हैं। और कॉम्स हैं उनको कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए। और यूज़ फ्यूमिगेशन मेथड फॉर स्टोर्ड कॉम्स, अगर स्टोर्ड कॉम्स हैं तो उनको फ्यूमिगेट करना चाहिए ताकि कोई भी लार्वा वहाँ पे स्प्राउट ना कर पाए, सर्वाइव ना कर पाए। अब दूसरे नंबर जो एनिमी है वॉस्प और हॉर्नेट्स हैं। तो हॉर्नेट्स ये क्या करते हैं, हनीबीज़ की जो कॉलोनी होती है उसकी एंट्रेंस पे बैठ जाते हैं और फिर हनीबीज़ को मारते जाते हैं और उन पे फीड करते जाते हैं। तो हनीबीज़ मतलब वन बाई वन वो पकड़ते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो जो कॉलोनी है हनीबीज़ की वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकी इन्फेस्टेशन रहती है हिली एरियाज़ में या जहाँ पे इनको अपने फूड सोर्स मिलते होते हैं। तो अब कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय वॉस्प नेट्स और उनके जहाँ भी एपियरी के नज़दीक उनके जो नेस्ट हैं या जो भी उनके रहने की जगह है तो उनको किल कर देना चाहिए। और रिड्यूस हाइव एंट्रेंस, अब हाइव का एंट्रेंस अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसमें एंटर भी कर सकते हैं, तो छोटी सी एंट्रेंस रखो ताकि उसके अंदर जो है वो हॉर्नेट ना घुस सके। और यूज़ ट्रैप्स टू कैप्चर, और अगर लगता है कि ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो उनको ट्रैप लगाओ और ट्रैप से उनको पकड़ लो और फिर उनको मार दो। तो ये मेथड जो है वो उनसे बचा सकते हैं। फिर एंट्स की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एंट से कोई भी चीज़ नहीं छिपी है, हमारी खाने पीने वाली चीज़ें हो, चाहे हमारे किचन के अंदर हो, रूम में हो, अगर उनको थोड़ी सी भी अगर स्मेल आ जाती है, कहीं गिर जाती है, तो थोड़ी देर बाद चींटियाँ उसको उठा ले जाती हैं, लाइन बना देती हैं। तो ऐसा ही वो हनी बी कॉलोनीज़ के साथ करते हैं, हनी को खा लेंगे, ब्रूड को खा लेंगे, पोलन्स को चुरा लेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या, हनी बीज उनको बैरियर मेथड लगा हुआ चींटियों से, मतलब जो हनी बी की जो कॉलोनी रखनी है उसमें हम बैरियर मेथड मतलब क्योंकि चींटियाँ पानी क्रॉस नहीं कर सकती तो हम जो कटोरियाँ हैं उसमें पानी भर के रख सकते हैं, या फिर हम जैसे लक्ष्मण रेखा है या कुछ ऐसा है कि जो एंट रिपेलेंट्स हैं वो हम उस जगह स्प्रे कर दें जहाँ से कॉन्टैक्ट है वो चढ़ सकती हैं, कॉलोनी के अंदर एंटर कर सकती हैं। तो इस मेथड से जो है हम कॉलोनीज़ को बचा सकते हैं। हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ बड़ी सारी चींटियाँ जो हैं वो हाइव पे एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। फिर इनके कंट्रोल मेजर्स हमने डिस्कस कर लिए कि कटोरी लेके उसमें पानी फिल करके रख दो, या फिर एपियरी की सराउंडिंग क्लीन रखो, या फिर ग्रीस वगैरह अप्लाई कर दो ताकि जो एंट्स हैं वो क्लाइंब ना कर सकें। फिर आती है बारी बर्ड्स की, ये भी कम जो है वो परेशान नहीं करते हनी बीज को, और उसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है बी ईटर बर्ड का। और ये इनसे बचने के लिए हमारे पास अब उपाय ये है कि हम वहाँ पे स्केयर क्रो लगा दें या ऐसे साउंड्स की डिवाइसेस लगा दें जो बर्ड्स को लगे कि हमारे लिए ये खतरा है। तो हम अगर एपरी ज़्यादा रिस्की एरिया में है जहाँ पे बर्ड्स की ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो हम एपरी को रीलोकेट भी कर सकते हैं, दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं जहाँ पे बर्ड्स का ज़्यादा खतरा ना हो। फिर लिजर्ड्स और फ्रॉग्स, तो ये उनकी एंट्रेंस पे जाके हनी बीज को मार देते हैं, उनको चुरा लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये भी खतरनाक जो है वो इनका ट्रेंड रहता है और प्रेडेटर हैं। तो इनसे बचने के लिए सराउंडिंग को साफ रखो ताकि इनके छिपने की जगह नज़दीक जो है वो ज़्यादा ना हो। और हाइव को डेंस वेजिटेशन से दूर रखें, और या पानी के जो सोर्सेज हैं उसके नज़दीक ना रखो क्योंकि वहाँ पानी के सोर्सेज के पास जो है वो फ्रॉग सर्वाइव करेगा, और जो डेंस वेजिटेशन है उसके पास जो है लिजर्ड्स ज़्यादा सर्वाइव करती है, या दीवार वाला एरिया जो है उसके पास लिजर्ड ज़्यादा सर्वाइव करती है। और पैरासिटिक माइट, तो ये जो है ये भी काफ़ी हार्मफुल है और ये बॉडी पे रहता है हनीबीज़ के, जिसको बेरोआ डिस्ट्रक्टर कहते हैं। ये माइट जो है वो काफ़ी हार्मफुल है और ये सीरियस पैरासाइट है हनीबीज़ का। तो ये हनीबीज़ के जो फ्लूइड है बॉडी का उसको सक कर लेता है। आप यहाँ इमेज पे देख पा रहे हो कि बॉडी से चिपका हुआ माइट, क्योंकि एक जगह चिपक गया तो धीरे धीरे वो सक करेगा और अपने आप मोटा होता जाएगा। अगर ये एडल्ट बी पे चिपका तो एडल्ट बी को कमज़ोर कर देगा, और अगर लार्वा पे चिपका तो लार्वा के फ्लूइड को ये खा जाएगा और लार्वा प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा। तो नाम है बेरोआ डिस्ट्रक्टर, और ये क्या है, ये माइट है। अब कंट्रोल मेजर्स में माइट रेजिस्टेंट जो हनी बीज की स्ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, वेराइटी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, या मेटिसाइड्स जैसे यूज़ कर सकते हैं। और माइट की अगर इन्फेस्टेशन है तो कॉलोनी हमें प्रॉपरली जो है वो उसको रिमूव कर देना चाहिए या डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि वो औरों में ना फैल सके। फिर जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं एपरी मैनेजमेंट में, तो ताकि अच्छे से उसकी प्रोडक्टिविटी हो, कॉलोनी स्ट्रॉन्ग रहे, तो बीमारियों से बची रहे। सबसे पहले ये है कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्टेन रखो कॉलोनी को, और एपरी को क्लीन रखो और वेल वेंटिलेटेड रखो ताकि उसमें हवा प्रॉपरली क्रॉस करे, और कहीं ऐसा ना हो कि मॉइस्चर हो जाए और उसमें फंगस या बैक्टीरियल डिसीज़ जो है वो ज़्यादा फैल जाए या आ जाए। और कॉलोनी को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहो कि कहीं कोई किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा उसमें। और अगर कॉलोनी बड़ी हो रही है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो उसको बांट दें और ओल्ड कॉम्स को रिप्लेस कर दें और इन्फेक्टेड ब्रूड फ्रेम्स को हटा दें अगर ऐसा कुछ है तो।
और एडिक्वेट फूड सप्लाई करो जब उसका लीन पीरियड चल रहा है, जब उसको फूड सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, बाहर फ्लावरिंग नहीं है, तो उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करो। और जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हनी बी स्ट्रेन है वो पालो, उनको रखो। और जो डिसइंफेक्ट करते रहो अपने टूल्स को, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम, चाहे फ्यूमिगेशन करो उनकी। और जो हैविली या जो इन्फेक्टेड माइल्ड इन्फेक्टेड कॉलोनीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सके। और फॉलो गुड एपीरी हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी कॉलोनी की प्रोडक्टिविटी के लिए और अच्छे बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर हम एंड में कंक्लूड करें तो डिसीज़ और एनिमी दोनों हनीबीज को नुकसान पहुंचाते हैं और एपीकल्चर के लिए एक सीरियस थ्रेट है। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट से कॉलोनी बचाई जा सकती है और हनी प्रोडक्शन इंप्रूव की जा सकती है। सो एक चीज़ याद रखना कि नॉलेज और प्रिवेंशन दोनों ही ज़रूरी हैं एक सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए। सो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और अगला आने वाला लेक्चर होगा बी इकोनॉमी के ऊपर, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बीज। सो जो एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपके हिसाब से सबसे डेंजरस बी डिसीज कौन सा है और कौन सा जो एनिमी है, कौन सा पेस्ट है जो हनी बीज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।